केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के जो पैसे भेजती है, कर्नाटका की भाजपा सरकार उस पे और पैसे जोड़कर हमारे किसान भाइयों की ज्यादा मदद कर रही। यही है डबल इंजन सरकार का डबल फायदा। देश में सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटका की सरकार। बीजेपी को हम मिल के हराएंगे, भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को यहाँ चुनाव जिताएंगे। आदतन तुमने कर लिए वादे, आदतन हमने एतबार किया। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज हेड्स एंड टेल्स। चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य की 224 विधानसभा सीटों पर अब 10 मई को एक चरण में मतदान होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे जो बताएंगे कि अगली बार किसकी होगी सरकार। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के जो पैसे भेजती है, कर्नाटका की भाजपा सरकार उस पे और पैसे जोड़कर हमारे किसान भाइयों की ज्यादा मदद कर रही। यही है डबल इंजन सरकार का डबल फायदा। देश में सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटका की सरकार। बीजेपी को हम मिल के हराएंगे, भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को यहाँ चुनाव जिताएंगे। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पर पिछले 38 सालों से लगातार सरकारें हर 5 साल में बदलती रही हैं। अब इस बार उस ट्रेंड को बीजेपी चुनौती देना चाहती है, लेकिन उस ट्रेंड को चुनौती तब मिलेगी जब बीजेपी अपनी सियासी चुनौतियों से पार हो पाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास इस ट्रेंड के रूप में सत्ता वापसी का एक सुनहरा मौका है। वो कैसे बनाती है, इस पर उसका फोकस रहने वाला है, लेकिन काम आसान नहीं है। भारत माता की जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया। The polling will take place on 10th of 5 in single phase and day of counting would be 13th of May. राज्य की सभी 224 विधानसभा सीटों पर 10 मई को वोट डाले जाएंगे, जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि कर्नाटक में करीब 4 दशक से चले आ रहे सत्ता परिवर्तन का रिवाज कायम रहेगा या फिर इस बार के चुनावों में सारे समीकरण बदल जाएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस बार का कर्नाटक चुनाव 3 पार्टियों के लिए अहम क्यों है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। दक्षिण भारत में बीजेपी के सामने अपने इकलौते दुर्ग कर्नाटक की सत्ता को बचाए रखने के लिए बड़ी चुनौती है, तो कांग्रेस के लिए वापसी का चैलेंज है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के सहारे बीजेपी अपनी सत्ता को बरकरार रखने की जद्दोजहद कर रही है, जबकि कांग्रेस डीके शिवकुमार सिद्धारमैया की जोड़ी को आगे कर सत्ता में वापसी की कोशिश में लगी है, तो जेडीएस कुमारस्वामी के दम पर किंग मेकर बनने का ख्वाब देख रही है। कर्नाटक की सियासत के संयोग कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। राज्य में पिछले 38 सालों के चुनावी इतिहास को देखें तो सत्ताधारी पार्टी लगातार दोबारा सत्ता में वापसी नहीं कर सकी है। इतना ही नहीं, 2013 को छोड़कर केंद्र में रहने वाली सत्तारूढ़ दल कभी भी राज्य में बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर सका। कर्नाटक उन राज्यों में शुमार है जहां हर 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं। कर्नाटक में यह सिलसिला 1985 से चल रहा है। यहाँ की जनता 5 साल में एक पार्टी को तो 5 साल दूसरी पार्टी को मौका देती है। साल 1972 से पहले कर्नाटक को मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया। कर्नाटक के 4 दशक के सियासी इतिहास पर नजर डाली जाए तो 1983 और 1985 में ही लगातार 2 बार जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इसके बाद से जब भी विधानसभा चुनाव हुए, सत्ताधारी पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी नहीं कर सकी। कर्नाटक में इस समय बीजेपी की सरकार है।
बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। पार्टी ने येदियुरप्पा को हटाकर उन्हें राज्य की कमान सौंपी है। सरकार चलाते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन दांव पर सब कुछ लगा है। उन्हीं का चेहरा आगे कर पार्टी 38 साल पुराने ट्रेंड को बदलना चाहती है। दूसरी तरफ कांग्रेस खड़ी है, जिसे ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ अंदरूनी गुटबाजी पर काबू पाना है और पुराने ट्रेंड पर थोड़ा निर्भर रहना है। ऐसा कर वो अपने सियासी वनवास को खत्म कर सकती है। लेकिन वर्तमान में चुनौती बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ी है, क्योंकि एक तरफ से उसके पीछे 38 साल पुराना सत्ता परिवर्तन वाला ट्रेंड साए की तरह साथ चल रहा है, तो दूसरी तरफ एंटी इनकम्बेंसी भी चुनौती बढ़ा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद पहला राजनीतिक मोर्चा अगले महीने होने वाले कर्नाटक के विधानसभा चुनाव होंगे। इस घटना के बाद बदलने वाले राजनीतिक समीकरण और आने वाले नतीजों का असर भविष्य की सियासी रणनीति पर भी पड़ेगा। कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनाव प्रचार का एक अहम मुद्दा राहुल की लोकसभा सदस्यता खत्म होना भी है। कर्नाटक के मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच पहले से ही कांटे का मुकाबला होने के आसार बने हुए थे। अब इस घटनाक्रम के बाद संघर्ष और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। जहां बीजेपी इसे ओबीसी के अपमान से जोड़ रही है, वहीं कांग्रेस इसे अडानी मुद्दे से ध्यान हटाने की कार्रवाई करार दे रही है। कर्नाटक के सामाजिक समीकरणों में भी ओबीसी समुदाय काफी अहम है। ऐसे में राज्य के त्रिकोणीय संघर्ष बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस की रणनीति पर भी असर पड़ सकता है। कर्नाटक की बोम्मई सरकार ने विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले एक बड़ा दांव खेला। कर्नाटक सरकार ने राज्य में अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 4% आरक्षण को खत्म कर उसे ईडब्ल्यूएस कोटे में लाने का फैसला किया। पहले से ही राज्य में टीपू सुल्तान और सावरकर मुद्दे पर काफी विवाद होता रहा है। ऐसे में आरक्षण वाला दांव भी इस चुनाव में बड़ा मुद्दा है। आरक्षण का दांव क्या है, इसे समझते हैं। 4% ओबीसी मुस्लिम आरक्षण खत्म कर लिंगायत समुदाय का आरक्षण 2% से बढ़ाकर अब 6% कर दिया गया। वहीं वोकालिगा समुदाय का भी 2% आरक्षण बढ़ाकर उसे 7% कर दिया गया है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में लिंगायत और वोकालिगा समुदाय ही तय करते हैं कि कर्नाटक की सत्ता किसके हाथ में रहने वाली है। यहाँ के चुनावी मुकाबले का मुख्य आधार यही जातीय समीकरण है, जो चुनाव को सबसे ज्यादा प्रभावित करने की ताकत रखता है। कर्नाटक में हुए चुनावों के इतिहास को देखें तो राज्य को मुख्यमंत्री देने वाले यही 2 समुदाय थे। सिद्धरामैया एकमात्र ऐसे सीएम रहे हैं जो कुरुबा समुदाय से आते हैं। कर्नाटक में लिंगायत और वोकालिगा के अलावा SC, ST और मुस्लिम समुदाय भी यहाँ की राजनीति को खूब प्रभावित करते हैं। ऐसे में किस समुदाय के कितने वोटर कर्नाटक में हैं और कितनी सीटों पर इनका असर है, ये समझने की जरूरत है। सबसे पहले बात SC और ST जाति की करें तो कर्नाटक में 24.5% आबादी SC और ST की है और 36 सीटों पर ये जातियां असर डालती हैं। मुस्लिम समुदाय की बात करते हैं तो 16% मुस्लिम 50 से 55 सीटों पर अपना असर रखते हैं। बात लिंगायत समुदाय की करें तो कर्नाटक में 14% आबादी इनकी है और ये 70 से 80 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वोकालिगा समाज 11% है और 55 से 60 सीटों पर इस समाज के वोटर असर डालते हैं। कुरुबा समुदाय कर्नाटक में 7% है और 25 से 30 सीटों पर अपनी निर्णायक भूमिका रखता है। कर्नाटक की सियासत 3 कम्युनिटीज के इर्द गिर्द घूमती है, लिंगायत, वोकालिगा और कुरुबा। और तीनों ही समुदायों के लोगों की मठ के प्रति आस्था के कारण कर्नाटक के राजनेताओं को मठों की ओर खींचती है यहाँ की राजनीति। कर्नाटक में मठ और वोट का नाता अटूट है। कर्नाटक के 30 जिलों में 600 से अधिक मठ हैं। इनमें लिंगायत समुदाय से जुड़े करीब 400 छोटे बड़े मठ हैं। इनमें मुरुगा राजेंद्र मठ, सुत्तूर मठ,
सिद्धगंगा मठ प्रमुख मठ हैं। वहीं वोक्कालिका समुदाय से जुड़े करीब 150 मठ हैं, जिनमें आदि चुनचुनगिरी मठ प्रमुख मठ है। कुर्बा समुदाय से भी 80 से अधिक मठ जुड़े हुए हैं और श्रीगेरे मठ यहां का प्रमुख मठ है। दो 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा के 2013 के नतीजों की बात करें तो कांग्रेस 122 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं बीजेपी और जेडीएस ने 40-40 सीटें जीती। अन्य के खाते में 22 सीटें गईं। कर्नाटक विधानसभा के 2018 के नतीजों की बात करें तो बीजेपी 104 सीटों के साथ सबसे ज्यादा सीटों जीतने वाली पार्टी बनी, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाई। वहीं कांग्रेस 80 और जेडीएस 37 सीटें जीतने में कामयाब रही। अन्य के हिस्से में 3 सीटें गईं। इसके बाद कांग्रेस जेडीएस की गठबंधन सरकार बनी। 14 महीने बाद कर्नाटक की सियासत में फिर करवट ली और कांग्रेस जेडीएस में बगावत हुई। कुमारस्वामी को कुर्सी छोड़नी पड़ी। 2019 में 119 विधायकों के समर्थन के साथ बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2 साल बाद ही येदियुरप्पा ने भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बीजेपी आलाकमान ने बसवराज बोम्मई पर दांव खेला और उन्हें कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया गया। मौजूदा विधानसभा की स्थिति देखें तो कर्नाटक में बीजेपी के पास 120 सीटें, कांग्रेस के पास 72 और जेडीएस के पास 30 सीटें हैं। वहीं 2 सीटें अभी खाली हैं। कर्नाटक लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों की बात करें तो कर्नाटक की लोकसभा सीटों की कुल 28 सीटों में से 25 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, तो कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन के खाते में 2 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट गई। कर्नाटक के लोकसभा चुनाव 2014 के नतीजों पर नजर डालें तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटों में से 17 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस के खाते में 9 सीट और जेडीएस के खाते में 2 सीटें गई। ऐसे में इस बार बड़ा सवाल यही है कि बोम्मई क्या सत्ता परिवर्तन का रिवाज बदल पाएंगे या फिर उन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़ेगी। बीजेपी के लिए एक तरफ सत्ता परिवर्तन की चुनौती है तो दूसरी तरफ केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा जुटाना भी बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज होगा। इधर 4 दशक के सियासी इतिहास को देखते हुए कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और उसे अपनी वापसी की उम्मीद नजर आ रही है। ऐसे में देखना है कि इस बार सत्ता परिवर्तन का इतिहास दोहराया जाएगा या फिर नए समीकरण बनेंगे, चुनाव नतीजे बनाएंगे, किसका टाइम आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। भारत कर्नाटक को भौगोलिक तौर पर 6 इलाकों में बांटकर वहां की सियासी तस्वीर को पढ़ा जा सकता है। राज्य में हर इलाके का चुनावी मूड बिल्कुल अलग होता है और उनके सियासी आग्रह और रुझान भी अक्सर अलग होते रहे। इन सभी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेडीएस सहित तमाम राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटा है, लेकिन वोटर को समझना इतना आसान काम नहीं। का चुनावी मूड अलग होता है और उनके सियासी आग्रह और रुझान भी अलग होते रहे हैं। इन इलाकों में जातियों और समुदायों का वर्चस्व है। कर्नाटक में कुल 224 सीटें हैं।
आरएसएस का कर्नाटक के इसी इलाके में सियासी आधार रहा है। यहाँ की सियासत हिंदुत्व के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। इसकी वजह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही यहाँ पर हिंदुत्व के पिच पर अपना एजेंडा सेट कर रही हैं। मांड्या में 50% से ज्यादा वोकलिगा है। वोकलिगा समुदाय के वोट बैंक पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की निगाहें। बेंगलुरु क्षेत्र की सियासत कांग्रेस और बीजेपी के बीच सिमटी है। बेंगलुरु एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी, यहाँ बड़ी संख्या में पढ़े लिखे और मिडिल क्लास के मतदाता हैं, जो अलग अलग राज्यों से आकर यहाँ बस गए हैं। इस क्षेत्र में बेंगलुरु सिटी, बेंगलुरु नॉर्थ, बेंगलुरु साउथ और बेंगलुरु सेंट्रल इलाके आते हैं। कर्नाटक की सियासत में बेंगलुरु क्षेत्र का अपना मुकाम है। राज्य की सत्ता की राजनीति का रास्ता बेंगलुरु से तय होता है। बेंगलुरु में ब्राह्मण समाज के लोगों की तादाद भी अच्छी खासी है। वो परंपरागत रूप से बीजेपी के समर्थक माने जाते हैं। उनका वोट बैंक भी बीजेपी को लाभ पहुंचा सकता है और शहरी क्षेत्र में उसका प्रदर्शन भी अच्छा रहता है। हालांकि कांग्रेस का भी यहाँ परंपरागत वोट बैंक मुस्लिम रहा है। मुस्लिम के कारण भी कांग्रेस को कम नहीं आंका जा सकता। कर्नाटक में बीजेपी के युवा और फायर ब्रांड नेता तेजस्वी सूर्या और पूर्व मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा इसी इलाके से आते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिनेश गुंडूराव इसी क्षेत्र से हैं, तो राज्य में पार्टी का मुस्लिम चेहरा के रहमान खान भी बेंगलुरु से ही हैं। महाराष्ट्र की सीमा से लगने वाले इलाके को मुंबई कर्नाटक कहा जाता है, लेकिन 2021 में महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद की वजह से मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस क्षेत्र का नाम मुंबई से बदलकर चित्तूर कर्नाटक कर दिया है। इस पूरे इलाके में लिंगायत समुदाय का दबदबा रहता है। ये इलाका लिंगायत समुदाय के बाहुल्य वाला है। इसकी वजह से यहाँ पर बीजेपी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। बीजेपी के यहाँ का चेहरा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा माने जाते हैं, जो लिंगायत समुदाय से आते हैं। बसवराज बोम्मई भी इस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। इस इलाके में पानी की किल्लत बड़ी समस्या है। इस रीजन में बीजेपी का दबदबा था, लेकिन 2013 में येदियुरप्पा के पार्टी से अलग होने के बाद कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की थी। 28 सीटों में से कांग्रेस ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी ने 10 और JDS ने 4 सीटों पर जीत हासिल की। पिछले चुनाव में पूरा समीकरण ही बदल गया। कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला रहा, जबकि JDS का पूरी तरह से सफाया हो गया था। बीजेपी अपने सियासी दबदबे को बनाए रखने के लिए तो कांग्रेस सेंधमारी की कवायद कर रही है। कर्नाटक के उत्तरी हिस्से और आंध्र प्रदेश से सटे इलाके को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस पूरे क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला है, जबकि JDS
शिवमोगा और चिकमंगलुरु जिलों में दबदबा है। 2018 के चुनाव में क्षेत्र से कांग्रेस का जिस तरह से सफाया हुआ था, उसी तरह 2013 में बीजेपी को भी मात खानी पड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के जो पैसे भेजती है, कर्नाटका की भाजपा सरकार उसमें और पैसे जोड़कर हमारे किसान भाइयों की ज्यादा मदद कर रही। यही है डबल इंजन सरकार का डबल फायदा। देश में सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटका की सरकार। बीजेपी को हम मिल के हराएंगे, भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को यहाँ चुनाव जिताएंगे।